मैं जब घर पहुंचा तो आश्चर्य हुआ कि मेरे लिए एक संपन्न घर की लड़की का रिश्ता आया है। लड़की भी साथ थी, मधु, जिसकी सुंदरता देख एक बार तो मैं भी उस पर मोहित हो गया। पर मन में सवालों की झड़ी लग रही थी कि अपनी इकलौती लड़की को कौन माँ बाप खड्डे में डालेगा। शहर के लड़की गांव में, क्या शहर में लड़कों का अकाल पड़ गया है। असल में मैं एक गरीब घर का लड़का था। हमारे पास एक ढंग का मकान भी नहीं था, कुछ कच्चा पक्का मकान। माँ बाबा गांव में खेती संभालते थे और मैं पढ़ाई कर रहा था। शहर में दोस्तों के साथ कमरा शेयर कर रखा था। अभी मेरा फाइनल ईयर था। शहर में ही पढ़ाई के साथ ट्यूशन भी लेता, जिससे मेरा खर्चा चल जाए। कोई भी होगा, उन्हें यही लगेगा कि ये मुझे घर जमाई बनाना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं था। दुनिया इतनी देखी नहीं थी और न ही इसकी इतनी समझ थी, पर लोग इतने दूर की सोच रखते हैं, ये मेरी कहानी सुनकर समझ जाओगे। इस कहानी में मैं एक शिकार था, मेरी पत्नी चारा और मेरे सास ससुर शिकारी। मेरे सास ससुर ने मेरी सारी शंकाओं का समाधान कर दिया। जैसे बेटी की अनचाही मांग को वे ही पूरा करेंगे। फिर किसी के साथ कोई अनैतिक संबंध भी नहीं। लड़की सचमुच बहुत मासूम और भोली थी। जैसा चाहो वैसा ढल जाए। उसमें पैसों का कोई घमंड नहीं था, बस ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। माँ बाबा ने सोच रखा था कि शादी के बाद लड़की बस घर में ही रहेगी, कहाँ खेती का काम या गाय भैंसों का गोबर उठवाएंगे। लेकिन जब शादी हुई तो वह तो हमारे रंग में रंग गई। ना कोई मांग थी, रूखा सूखा जैसा हम खाते वैसा ही खा लेती। खेती का काम हो या गाय भैंसों का, माँ बाप का बराबर हाथ बटाते। हम सभी खुश थे। मैं उसे बहुत प्यार करने लगा था, पर अब भी मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि सब कुछ इतना अच्छा कैसे हो सकता है। मेरा यह सोचना जल्दी ही सच होने वाला था। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे। वो अभी 20 की ही थी और मासूम भी। मैं उसे बच्चे की जिम्मेदारी देकर परेशान नहीं करना चाहता था और ऊपर से अभी तक मेरी अच्छी नौकरी भी तो नहीं थी। पर एक दिन ससुर ने नाना बनने की इच्छा जाहिर की। मैंने अपनी मन की बात भी उन्हें बता दी, पर उन्होंने समझाया कि यदि शादी हो गई है तो यही समय भी है, समय पर बच्चे भी बड़े हो जाएंगे। दूसरे तीसरे महीने खुशखबरी भी थी कि मेरी पत्नी माँ बनने वाली है। सास ससुर बहुत खुश हुए और अपनी बेटी को ये कहकर ले गए कि पहला बच्चा है, हम उसका ध्यान अच्छे से रखेंगे। ऊपर से शहर है तो कभी ज़रूरत पड़ी तो वहाँ सब कुछ उपलब्ध भी हो जाएगा। बातों का मिलने का सिलसिला शुरू में ज़्यादा था, पर धीरे धीरे कम होता चला गया। उसे जब लड़का हुआ तो ये सिलसिला भी ख़त्म सा हो गया। मुझे कभी भी अपने बेटे की शक्ल तक देखने नहीं दी गई। अचानक इस तरह से घटी घटना ने मुझे पूरी तरह से हिला दिया। मैं अपने बेटे और अपनी पत्नी से मिलने के लिए तरसने लगा। फिर एक दिन मुझे कोर्ट में धकेल दिया गया, ये कहकर कि मैं अपनी पत्नी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। मेरे माँ बाप और मैं उसे दहेज के लिए परेशान करते हैं। पर सच तो ये था कि कभी 1 रुपया भी अपने ससुर से नहीं लिया। मेरे परिवार पर कीचड़ उछाला जाने लगा। अखबार में जगह जगह हमें बदनाम किया जाने लगा और जब उससे तलाक लिया तब जाकर ये सारे तमाशे ख़त्म हुए। मैं इस चोट को चाहकर भी भूल नहीं पा रहा था। न मेरे भविष्य को सुधारने में मेरा ध्यान था और न ही इस बात का कि मेरे माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। इस घटना को घटे अब 6-7 साल हो चुके थे। कभी कभी जहन में यह विचार भी आता था कि कैसा होगा मेरा बेटा। दिल चाहता भी था कि काश मैं एक बार अपने बेटे से मिलूं, पर मुझे डर था और नफ़रत भी। इतना सब कुछ होने पर मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। तभी मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आई, रानी। वह मेरे साथ ही काम करती थी, बातें थी, मुलाकातें थी, मेरे बीते कल के बारे में सब कुछ जानती थी, मेरे मन के करीब थी। दोस्तों ने, माँ ने, सभी ने समझाया कि अब मुझे सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। उनकी बात मान मैंने रानी से शादी करने का फ़ैसला कर लिया था। शहर में अब एक अच्छी कॉलोनी में अपने माँ बाबा के साथ रह रहा था और जल्दी ही मेरी शादी भी हो गई। शादी के बाद मेरी पत्नी ने भी नौकरी छोड़ दी। वह घर में ही माँ बाबा के साथ समय बिताती। धीरे धीरे उसका थोड़ा मोहल्ले वासियों से भी परिचय हो गया था। जब भी मैं शाम को घर आता, रानी मुझे दुनिया भर का समाचार सुनाती।
मैं भी सुनता मज़े लेकर। पर एक दिन रानी ने मुझे एक ऐसी औरत के बारे में बताया जिसकी सारी बातें मेरी पहली पत्नी से मिलती जुलती थी। शादी के साल भर में ही मेरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसे देखकर मेरे मन में बरसों से छिपा प्यार आंसुओं के रूप में छलक गया। मेरी पत्नी ने मोहल्ले में काफ़ी जान पहचान बना रखी थी, जिसके कारण काफ़ी सारी औरतें बधाइयाँ लेकर मेरी पत्नी से मिलने आ रही थी। तभी मेरी नज़र मेरी पहली पत्नी पर गई, जो मुझे देखकर एक बार उसके भी कदम ठहर गए, जिससे मुझे यकीन हो गया कि ये मेरी पहली पत्नी थी। वह जल्दी जल्दी दूसरी औरतों के साथ मेरी पत्नी के पास पहुंच गई। उनके जाने के बाद मैंने अपनी पत्नी को उसका हुलिया बताकर जानकारी मांगी, तो उसने बताया, अरे वो मधु है, बहुत अच्छी है, यहाँ पास ही 2 मकान छोड़ रहती है। उसकी शादी को अभी 3 साल ही तो हुए हैं। बेचारी बच्चों के लिए प्रयास कर रही है, पर अभी तक निराशा ही हाथ लगी है। आप क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? मैंने उसे सारी सच्चाई कह सुनाई। अब क्या छुपाऊँ मैं उसके बारे में। मेरी पत्नी घर के काम और बच्चे को संभालने में सारा समय ही बिता देती थी। ऐसे ही लगभग 2 साल और निकल गए, पर अब बच्चे को घुमाने के बहाने घर से निकलने भी लगी थी और मधु के बारे में पूछ ही लिया कि उसे बच्चा हुआ या नहीं। जवाब था नहीं। तब मेरी पत्नी मधु के पास पहुंच गई और अकेले में पूछा ही लिया, तुम्हारा तो पहला बेटा भी तो है, वो कहाँ है? अलग अलग आदमियों से शादी करके बच्चे पैदा करके क्या करती हो? पर मधु खामोश ही रही। मेरे पास आकर मेरी पत्नी कहने लगी, कैसी औरत है? मुझे लगा सबसे सीधी है, पर सबसे उल्टी है। किसी भी औरत से यदि मैं अकेले में मिलूं तो ये उसके लिए अच्छा नहीं था। भले ही वो मेरी पत्नी थी, पर शायद ये बात कोई भी नहीं जानता था। सवाल तो मेरे पास भी बहुत थे। मेरा भी तो पहला बच्चा था, भले ही उसे कभी देखा ना हो, पर उसके बारे में जानकारी तो जुटानी थी, क्योंकि बाप इधर है, माँ कहीं और है, तो बच्चा कैसा होगा? ठीक तो है। मैं अगले ही दिन अपनी पहली पत्नी के पीहर पहुंच गया। मधु के माँ बाप ने मेरे साथ गाली गलौज करके मुझे घर से निकाल दिया, पर फिर मैं पुलिस लेकर पहुंच गया। एक बाप के हक से मैंने माना कि इतने साल तक मैंने अपने बेटे की खोज खबर नहीं ली। वह कैसा है, उसे किसी चीज़ की तकलीफ़ तो नहीं। मैं आत्मग्लानि से भर गया था। यदि उसे कुछ हो गया तो दोषी मैं भी होऊंगा। कुछ अनहोनी होने के डर से मैं घबरा रहा था। पुलिस को साथ देख उन्होंने मेरे बेटे को आवाज़ दी। मयंक नाम था उसका। बड़ा ही सुंदर और प्यारा था, लेकिन उसका एक हाथ नहीं था। मैंने उसे देखकर कहा, यह मेरा बेटा नहीं है, यह तो 7-8 साल का है। मेरा बेटा तो अब 11-12 साल का है। पुलिस के दबाव के कारण हम घर में प्रवेश कर गए। अंदर जाकर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। वहाँ देखा तो 2 और बच्चे थे। उन दोनों बच्चों में भी कुछ ना कुछ शारीरिक कमजोरी थी, जिसमें से एक 11-12 साल का और दूसरा 9-10 साल का था। पुलिस को सख्ती के कारण मधु के माँ बाप ने बताया कि हमारी तो किस्मत ही ख़राब है। हमने हमारी बेटी की 3 शादियाँ कराएं, तीनों बार हमारी बेटी को लड़का ही हुआ, पर तीनों ही बेटों में कुछ ना कुछ कमी रही। हमने सोचा कि हमारी सारी जायदाद को हमारा दोहिता ही संभालेगा। तब मैंने कहा, और इसके लिए आपने अपनी बेटी को चारा बनाया, हमारा इस्तेमाल किया, आपकी जायदाद को संभालने के लिए, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। आपने अपनी ही बेटी से उसके बच्चों और पति छीन लिए। अरे किसी को तो वो भी प्यार करने लगी होगी। आपने अपनी बेटी के जज्बातों की परवाह किए बिना मनमानी करते रहे। मैंने अपना बेटा लिया और वहाँ से जाने लगा। पर मधु के माँ बाप मेरे पैरों में गिर गए। कहने लगे, हमें हमारे बच्चों से अलग मत करो, जैसे भी हैं हम इनसे बहुत प्यार करते हैं। अब हम हमारी बेटी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। वैसे भी अब हमारी बेटी हमेशा के लिए हमारे पास लौट रही है, क्योंकि मधु के कोई संतान नहीं होने के कारण उसका पति उसे तलाक दे रहा है। बच्चों का लगाव भी उसके नाना नानी के प्रति देख मैं वहाँ से चला गया। मधु का तलाक हो गया, पर जाते जाते एक आखिरी बार मधु मुझसे मिलने आई। हिम्मत करके कहने लगी, क्या आप मुझसे फिर से शादी करोगे? मैंने पहली व आखिरी बार सिर्फ आपको ही चाहा और बिना बात आपको छोड़कर सबसे बड़ी गलती की थी। मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने बस आखिरी में एक ही बात कही, ईश्वर भी शायद अब और बच्चों को तुम्हारी कोख से पैदा नहीं करना चाहता था। ये खेल अब यही ख़त्म करो। उन बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है, उनके पास लौट जाओ। कोई फ़र्ज़ निभाओ या नहीं, लेकिन अब एक माँ का फ़र्ज़ पूरी ईमानदारी से निभाओ।
मैं फिर से अपने परिवार में लौट गया और मधु भी, पर शायद क्योंकि उसके बाद फिर मैंने उसे कभी नहीं मिला।